देखो आज हमें पढ़ना है कक्षा 10 का जीव विज्ञान का पहला चैप्टर। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम है बाबू जैव प्रक्रम। ठीक, जैव प्रक्रम क्या होता है समझ लो। कहने का मतलब है कि जैव प्रक्रम जिंदा रहने के लिए, समझ रहे हो, जिंदा रहने के लिए आप जो कुछ, बैठ जाओ प्रभु, काहे मार के भागोगे, बैठ जाओ, है ना। कह रहे हैं कि जिंदा रहने के लिए आप जितनी भी क्रियाएं करते हैं, समझ रहे हो, या एक जीव द्वारा जीवन संघर्ष के लिए, या यूं कहें दूसरे भाषा में कहें कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आप जितने काम करते हो, जो कुछ भी काम करते हो, वो क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम। जैसे ऐसा समझेंगे कि जिंदा रहने के लिए सबसे पहली चीज क्या है भाई, श्वसन। क्या है, पृथ्वी पर आने के लिए सब, पृथ्वी पर जैसे ही आप आते हैं सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन, सांस लेने के लिए। भोजन तो बाद में, है ना, समझिए। तो क्या है, आपसे कोई पूछने वाला है कि जैव प्रक्रम क्या है या जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो कहेंगे किसी जीव के द्वारा जो अनुरक्षण कार्य किए जाते हैं। अनुरक्षण का मतलब जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, शरीर की सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितने कार्य आप करते हैं वो क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। समझ गए, फिर से समझो। एक पॉइंट आता है जैविक कार्य या जैविक क्रिया। ठीक है, आपसे पूछ, अगर मान लेते हैं पूछा जाए कि जैविक क्रिया किसे कहते हैं, तो जो मैं आपको जैव प्रक्रम में बता रहा हूं वही चीज होती है बाबू जैव क्रिया में। जैविक क्रिया वह क्रिया जो जीवों द्वारा की जाती है। जैसे अभी आप फिलहाल बैठे हो तो ये क्या है, बैठना क्या है, एक जीव द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं, जैसे शर्ट की बटन खोल लेना ऊपर का, है कि नहीं प्रांजल, वो क्या है, जैविक प्रक्रिया है। वो क्या है, आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, नहा रहे हो, दौड़ रहे हो, गाली दे रहे हो, गाना गा रहे हो, डांस कर रहे हो, समझ रहे हो, ये सारी चीजें क्या हैं, जैविक क्रिया है। इन्हें ही बायोलॉजी की भाषा में बोला जाता है अनुरक्षण कार्य। क्या बोला जाता है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कोई जीव जो कार्य करता है उसे कहा जाता है अनुरक्षण कार्य। समझ गए। तो अपने, आप कहें अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कोई जीव जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, अनुरक्षण कहते हैं। जो यही अनुरक्षण ही या अनुरक्षण की क्रियाविधि को या अनुरक्षण को करना ही क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। दूसरी भाषा में समझो तो सरल जीवों से ही जटिल जीवों का निर्माण हुआ है। सरल जीवों से ही जटिल जीवों का निर्माण का मतलब क्या है कि पृथ्वी पर अगर आपसे सबसे पहले कोई पूछे कि पृथ्वी पर सबसे पहले कौन से जीव आए थे, तो सबसे पहले बाबू आए थे संघ प्रोटोजोआ के जीव, है ना। जो पॉइंट मैं आपको ये समझा रहा हूं कि पृथ्वी पर क्या है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन से जीव आए थे, एक कोशिकी जीव आए थे। कौन से जीव, एक कोशिकी। और दूसरा, इन्हीं एक कोशिकी जीवों से ही बहुकोशिकीय जीवों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। हमारी उत्पत्ति, जैसे आपने पढ़ा है कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतक के समूह को ऊतक तंत्र कहते हैं, ऊतक तंत्र के समूह को अंग कहते हैं, और अंग के समूह को अंग तंत्र कहते हैं, और अंग तंत्र के समूह को शरीर कहते हैं। और उसके बाद जाने दो, बहुत लंबा चल जाएगा ना। शरीर के समूह को समाज, समाज के समूह को ना, है कि नहीं, एक तो गाँव, और गाँव के समूह को जिला, जिला के समूह को राज्य, राज्य के समूह को देश, और देश के समूह को दुनिया, दुनिया के समूह को ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के समूह को लोक, और लोक का ठो तीन ठो। कौन कौन से, हम जहाँ हैं ये मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, अब परी लोक कोई मत बोलेगा, बालवीर वाले नहीं बोलेंगे ना, और नीचे क्या है, पाताल लोक। क्लियर हुआ। चलो फिलहाल हम हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो प्रोटोजोआ, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन से जीव आए थे, संघ प्रोटोजोआ। इन्हीं प्रोटोजोआ के जीवों से किसकी उत्पत्ति हुई भाई, इसी जीवों से किसकी उत्पत्ति हुई है, सब एक कोशिकीय जीवों से, या यूं कहें सरल जीवों से जटिल जीवों की उत्पत्ति ही क्या कहलाती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। या यूं कहें दूसरी भाषा में कि कोई जीव अपने अनुरक्षण के लिए या अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। और दूसरी भाषा में देखो, ऐसे समझो, अनुरक्षण कार्य, ठीक है। अनुरक्षण कार्य का मतलब क्या है
कि अनुरक्षण, अगर आप यूं कहें कि अनुरक्षण कार्य को सम्मिलित रूप में एक वाक्य में कहा जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? जैव प्रक्रम। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई जीव जो अनुरक्षण कार्य करता है उन्हें सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम। समझ गए मेरी बात को? मेरी बात को फिर से समझो। जैव प्रक्रम का मतलब जीना, जैव का मतलब जीव, प्रक्रम का मतलब क्रमबद्ध। समझ रहे हैं ना? क्रम वाइज, जैसे पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं छत पे, है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसा नहीं कि पहली फिर छत पे, बीच में क्या होगा समझ लो। फिलहाल क्या समझ रहे हैं? अनुरक्षण कार्य वह कार्य जब कोई जीव जीवित रहने के लिए या जीवन संघर्ष के लिए, हम जब से पैदा होते हैं जब तक मर नहीं जाते हम जीवन संघर्ष ही कर रहे हैं। जीवन संघर्ष का मतलब क्या है? आप खाना खाने के लिए, आज आपके पास पेन नहीं है, पापा से पैसा मांगे, वो क्या है? वो भी संघर्ष है। बड़ी मेहनत से पैसा मिल रहा है, पापा कहेंगे तुमको क्या मालूम पैसे कैसे मिलते हैं, और एक्चुअल हमें क्या मालूम पैसे कैसे मिलते हैं, है कि नहीं? हमने तो ऑर्डर दे दिया 10 रुपये, हमारी फीस बाकी बस होगी जमा, फिर हम आए, हम तो आके इतना मेहनत से पढ़ते हैं, 8 घंटा लगातार हम पढ़ते हैं, है कि नहीं? कुछ मिला तो इसमें आएंगे खाली पानी पीने आए हैं वो, उनको बोलो ड्राम और लेके आए अपना अपना टब उब लेके आओ अपना, है ना? ठीक है, फिलहाल समझिए। तो समझ गए बाबू जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव प्रक्रम का मतलब क्या है कि कोई जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो कार्य करता है, जैसे भोजन, श्वसन, पोषण, उपापचय, गति, जनन, ये सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाएगा? तो इन सभी क्रियाओं को सम्मिलित एक वाक्य में, एक लहजे में जैव प्रक्रम बोला जाएगा। ठीक है, दूसरी भाषा में मैंने आपको बता ही दिया कि सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण ही क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम या जैव विकास कहलाता है। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट है कि जीव को जिंदा रहने के लिए सबसे पहले चीज तो स्वतः मैं आपको बता चुका। अब आपके चैप्टर का पहला पॉइंट है बाबू पोषण। पोषण क्या होता है ना? तो पोषण देखिए, आप कहेंगे कि किसी जीव द्वारा अगर आप मान लेते हैं, इसके पहले भी वीडियो में मैंने ये चीजें बता चुका, मैं बताया ना कि पोषण क्या होता है। हल्के में समझ लीजिए, लाइटली में समझ लीजिए फटाफट। पोषण क्या होता है? तो किसी जीव द्वारा या ग्रहण किए गए भोजन का सीधा कोशिकाओं में उपयोग नहीं होता। ग्रहण किए गए भोजन का सीधा कोशिकाओं तक उपयोग नहीं होता, बल्कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप आवश्यक पोषक पदार्थ का आवश्यक अंग तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। जैसे आपके किसी भी अंग को, किसी मान लेते हैं आपके हाथ को या आपके ब्रेन को या आपके नाक के, आपके कान को प्रोटीन की जरूरत अगर पड़ती है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ कान थोड़ा सा काटा यहाँ प्रोटीन गिरा दिया, ऐसा नहीं होने वाला। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप भोजन का अंतर्ग्रहण होगा, समझ रहे हैं? पाचन होगा, श्वांगीकरण होगा, है ना? इसके अवशोषण होगा, इसके कहीं बाद जाके तब आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगी। समझ रहे हैं? तो इसको क्या बोलेंगे? पोषण बोलेंगे। पोषण के आधार पे जीव कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाबू स्वपोषी। क्या होता है? स्वपोषी। पिछले वीडियो में बता चुका हूं, फिर से इसको हल्के में देख लीजिए। स्वपोषी वह जीव जो अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। और वो किस विधि द्वारा बनाता है? तो पहली विधि है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आप जानते हैं ना? क्या करता है? पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश में पाई जाती है विटामिन डी। कौन सी विटामिन? विटामिन डी, है ना? अब एक सर्वे हुआ है कि कोरोना काल में विटामिन डी की बड़ी आवश्यकता है, पहचान हो रही है धीरे धीरे, अभी सर्वे चला। फिलहाल चलिए वो बात की बात है। तो पहला पॉइंट क्या है? प्रकाश संश्लेषण। पौधे क्या करते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। फार्मूला देखते जाइए, है ना? किसको ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। और जमीन के अंदर से पौधों में पाया जाने वाला संवहन ऊतक, तो पौधों में संवहन ऊतक का कार्य कौन करता है भाई? जाइलम और फ्लोएम। आप इसके बारे में बड़े अच्छे से जानते हैं, ठीक है? जाइलम और फ्लोएम। देखिए, तो जाइलम का काम क्या होता है बाबू? तो जाइलम क्या करता है? जड़ से पानी और खनिज लवण को क्या करता है? लेके जाके कहां पहुंचाता है? पत्ती तक पहुंचाता है। कहां तक पहुंचाता है? पत्ती तक, जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और फ्लोएम क्या काम करता है कि इसी भोजन को, बने हुए भोजन को क्या करता है? पौधे के विभिन्न भाग में पहुंचाता है। जैसे हम लोगों में संवहन का काम, संवहन का मतलब ले जाने वाला, आवश्यक पदार्थ को जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, वही तो संवहन का कार्य कर रहा है। हम लोगों में जैसे खून काम करता है, वैसे पेड़ पौधे में कौन काम करता है? जाइलम और फ्लोएम काम करते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? फिलहाल तो प्रकाश संश्लेषण हम समझ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं पौधे? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से ये जाइलम लेके क्या पहुंचा? H2O। और वो बना क्या लेते हैं? ऊपर क्या होता है? सूर्य का प्रकाश।
सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। और नीचे क्या होता है भाई, क्लोरोफिल, ठीक है। अब आपसे पूछ दिया कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। आप पत्ती में देखेंगे एक धब्बे जैसी संरचना होगी जिसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। फिर प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या बनते हैं भाई, उत्पाद में क्या बनता है, तो C6H12O6, बोले तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ग्लूकोज। क्या बोला जाता है, ग्लूकोज। और दूसरा क्या बनता है, H2O, बोले तो जल। और तीसरा क्या बनता है बाबू, O2 या ऑक्सीजन। इसी ऑक्सीजन का प्रयोग प्रत्येक जीव करते हैं। पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए हर जीव को किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऑक्सीजन की। समझ गए। ये था पहला पॉइंट किसका, स्वपोषिका। दूसरा है रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी का मतलब वे जीव जो सड़े गले पदार्थों से या अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ बना लेते हैं, या अकार्बनिक पदार्थों से क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ की उत्पत्ति कर लेते हैं, या उसे निकाल लेते हैं, या प्राप्त करते हैं, या उन्हें बदल देते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रसायन संश्लेषी। समझ गए। आगे बात कर ले हम किसकी भाई, तो अगला है क्या है, परपोषी। अगला क्या है बाबू, परपोषी। तो परपोषी क्या होता है कि वे जीव है ना, वे जीव जो भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं या दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी बोला जाता है। इन्हें 3 भागों में बांट के आसानी से समझा जा सकता है। तो पहला होता है परपोषी या परजीवी। वह जीव जो भोजन के लिए पूरी तरह से किस पर निर्भर रहता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, वो क्या कहलाता है, परजीवी। और दूसरा होता है भाई, दूसरा होता है मृतोपजीवी। क्या होता है, मृतोपजीवी। वह जीव जो वह पौधा या वह जीव जो क्या करता है, किसी सड़े हुए मृत शरीर पर या सड़े गले पेड़ की टहनियों पर क्या करता है, से अपना भोजन प्राप्त करता है। सड़े गले या मृत पौधों से या मृत जीव के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है, मृतोपजीवी। और तीसरा होता है बाबू सहजीवी। वह जीव जो क्या करता है, किसी जीव के साथ रहता है और उससे अपना भोजन बनाता है, वो क्या कहलाता है, सहजीवी कहलाता है। इसका उदाहरण मैं आपको एक बार पिछले वीडियो में भी बताया हूँ, लाइकेन और फफूद। बताया हो, नहीं होगा तो पिछला वीडियो देखो। चलो आगे चलते हैं। आ गया, इतना पॉइंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। चलिए अगला पॉइंट बताओ फटाफट। चलो श्वसन की बात करते हैं। वेरी गुड। अगला पॉइंट है बाबू श्वसन। अगला पॉइंट क्या है, श्वसन। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट समझ में आया, देखो श्वसन, देखो अगला पॉइंट आपका क्या है, श्वसन। देखिए एक चीज है सांस लेना, श्वसन एक चीज है या दो, है ना। तो सांस लेना, देखिए सांस लेना का मतलब क्या होता है, सांस लेना एक भौतिक क्रिया है, ठीक है। और श्वसन क्या है, एक श्वसन क्या है, एक रासायनिक क्रिया। समझो कैसे, वायुमंडल, आप सांस किससे लेते हो, हम सांस फेफड़े से लेते हैं। नाक केवल क्या है, एक माध्यम है, ये ध्यान देना। कई महापुरुष तो नाक ले लेंगे, है कि नहीं, लेकिन नाक केवल क्या है, एक माध्यम है। तो नाक से क्या, केवल वायुमंडल से विभिन्न गैसों को नाक के माध्यम से ग्रहण करना कौन सी क्रिया, भौतिक। भौतिक व जिसे छू सके, तो नाक छू लोगे ना, फेफड़ा देखो फाड़ के तो छू ही लेंगे, है ना। अगला पॉइंट श्वसन। अब देखिए क्या होता है, श्वसन क्या होता है कि वायुमंडल से आप विभिन्न गैसों को ग्रहण कर रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, फेफड़ा क्या कर रहा है, छान के कार्बन डाइऑक्साइड व विभिन्न गैसों को शरीर से बाहर कर रहा है। ऑक्सीजन कहाँ मिल जा रहा है, ब्लड में मिल जा रहा है, और उसके बाद वो शरीर में विभिन्न क्रियाओं को कर रहा है, विघटन कर रहा है, भोजन के पाचन में भी सहायता कर रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। वायुमंडल से विभिन्न गैसों को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना और ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना क्या है, श्वसन कहलाता है। समझ गए। चलो अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट बाबू आपका है एक चीज समझ लीजिए, आपने पढ़ा होगा, आपके बुक में दिया है वो चीज कि ये कि प्रकृति में हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम कितनी ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कह देंगे कि भाई प्रांजल भाई 4 किलो से ज़्यादा आप गैस नहीं ले सकते, या आयुष 2 किलो से ज़्यादा नहीं ले सकता। ले सकते हैं,
प्रकृति में किसी जीव का किसी पर कोई अधिकार नहीं है कि आप कितना ऑक्सीजन या कितनी गैस को ग्रहण कर सकते हैं। बेफजूल की एनर्जी ना लॉस करें। जैसे बेफजूल का दौड़ किया होगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन खींचोगे, है कि नहीं? तो आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन की कमी कर रहे हो। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, इसको समझिए। जैसे कोई कारण है दौड़ने का, आप भर्ती देख रहे हो तो दौड़ो, कौन बोल रहा है कि नहीं? सैल्यूट है मेरी तरफ से। लेकिन काम के लिए दौड़ो, बेवजह दौड़ोगे एनर्जी, पहली चीज तो एनर्जी लॉस होती है। आप जितनी बार बोलते हो उतनी एनर्जी लॉस होती है, समझ रहे हैं? जितनी बार ये हाथ उठाया नीचे किया, ये भी एनर्जी ही लॉस हो रही है। आप कहोगे इतना से क्या होता है? आपको एक चीज बताता हूँ, पत्ता गोभी जानते हो? पत्ता वाली गोभी, पत्ता गोभी को खाने में जितनी एनर्जी मिलती है, समझ रहे हो? पत्ता गोभी खाने में जितनी एनर्जी आपको मिलती है उससे कहीं ज्यादा उसे खाने में आप गंवा देते हो। नहीं समझे? मतलब उसको चबा के जितना टाइम में खाओगे उतनी एनर्जी लॉस हो जाती है जितनी एनर्जी उसे मिलती है, तो उसको खाने का कोई मतलब हुआ? जैसे अगर आप मुझे 10 रुपया दे रहे हो और आपका मुझे ला के वो 10 रुपया देने में 10 रुपया का नुकसान हो गया। जैसे मैं मान लो कहीं दूर रहता हूँ, आप वहाँ आओगे ऑटो करके, आप वहाँ मुझे देने आओगे 10 रुपया, तो आप मुझे देने कितने रुपये आ रहे हो? 10 रुपया। और वो 10 रुपया देने के चक्कर में आपके कितने का नुकसान हो गया? 10 रुपया का। भाई 10 रुपये का नुकसान हो गया तो 10 रुपया देने का क्या फ़ायदा? अब नहीं आना। देखिए समझ गए बात को? तो श्वसन क्या है कि श्वसन दिया है, आपकी बुक पढ़ रहा हूं भाई थोड़ा सा। चूंकि पर्यावरण में किसी एक जीव का नियंत्रण नहीं है, था ऊर्जा के बाह्य स्रोतों में विविध प्रकार के हो सकते हैं। ऊर्जा के इन स्रोतों को शरीर के अंदर विघटन होता है और ऊर्जा क्या होती है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है, जिसके लिए हर जीव को किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? ऑक्सीजन की। आपके फेफड़े को आपका फेफड़ा भी कब रहता है भाई? एक बार मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर पृथ्वी पर मान लेते हैं ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो क्या होगा? मजा आ जाना है। पहली चीज आपकी उम्र बढ़ जाएगी। पहली चीज क्या हो जाएगी? आपकी उम्र बढ़ जाएगी। जो छोटे जीव होंगे वो क्या होंगे? बड़े हो जाएंगे। आज आप बिल्ली से डरते हो, बाबू को बिल्ली ना काट ले, कल चूहे थे, अरे बाबू को तो चूहा लेके भाग गया, है कि नहीं? क्योंकि वो क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। समझ रहे हो? अगला पॉइंट है भाई विसरण। बहुत खतरनाक पॉइंट, समझो। अगर आप एक गरीब आदमी हो, ठीक है, और आपको इन्विटेशन मिल जाए, या आप एक अमीर आदमी हो, एक गरीब के घर से इन्विटेशन मिल जाए, तो आप चले जाओगे? आप इंसानियत ना दिखाइए, एक्चुअल में बताइए। यहाँ हम इंसानियत दिखाते हैं, है ना? किसी लेखक ने क्या खूब कहा है कि बड़ी एकता हमने देखी है जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। यहाँ इंसानियत ना दिखा, आप नहीं जाएंगे। लेकिन विसरण को समझिए, है ना? विसरण क्या होता है? देखो विसरण, एक झिल्ली, दो झिल्ली। विसरण दूसरी भाषा में समझो कि जल के अणुओं का, मैं आपको उससे समझा रहा हूं। किससे समझा रहा हूं? यहाँ पे ये पेड़ है और जमीन के अंदर पानी ज्यादा होगा कि पौधे की पत्ती में? कहाँ होगा? तो जमीन के अंदर, जाहिर सी बात है, यहाँ जल क्या है? अधिक है। समझो, बहुत आसान है। विसरण किसे कहते हैं? तो जब जल के अणुओं का या पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना, जाना, क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अब समझो, हम लोगों में जो पाचन होता है, हम लोग जो पाचन करते हैं वो कैसे करते हैं? तो आपने खाना खाया, है ना, आहार ग्रास नली से होते हुए भोजन आमाशय गया, छोटी आंत, है कि नहीं, आमाशय गया। अरे भाई लीवर, अभी मैं समझा रहा हूं, अभी आपको जब ये पाचन मनुष्य में पोषण पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझा दूंगा वो चीजें, है ना। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिनके पास पोषण के लिए कोई अंग नहीं, जैसे अमीबा, एक कोशिकीय जीव, तो वो पोषण कैसे करता है? वो विसरण द्वारा करता है। भाई उसका ये उसका शरीर हो गया, अब यहां से खाना यहां भेजना है, तो उसके पास कोई विशेष अंग तो है नहीं, वो क्या करता है? विसरण, रिस के जाता है, रिस के जाता है। आपने देखा होगा कि आप पॉलीथीन में क्या कर देते हो, किसी पॉलीथीन के अंदर क्या करते हो? पानी भर के रख देते हैं ना, फिर आप देखते हैं रात में या छोड़ देते हैं तो क्या होता है? प्लास्टिक में एक भी छेद नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है ना। लेकिन फिर भी सवेरे या कुछ घंटों बाद देखेंगे कि कुछ बूंदें कहाँ हैं, है ना, प्लास्टिक के बाहर वाले भाग में। तो ये क्या है? अंदर पानी क्या है? प्लास्टिक के अंदर पानी क्या है? ज्यादा है, और प्लास्टिक के बाहर पानी कितना है? कम है ना। तो ये क्या हुआ? अधिक सांद्रता से। जब पदार्थ के अणु या जल के अणु अधिक सांद्रता से, भाई देखो ये आपकी प्लास्टिक, मान लेते हैं ये कोई बर्तन, इसके अंदर आपने पानी भर दिया, बर्तन बंद कर दिया, कोई सुराख नहीं। आप सवेरे देखेंगे तो यहाँ कुछ जल की बूंदें यहाँ लगेंगी, दिखेंगी, है ना। तो ये क्या है? विसरण। तो आप क्या कहेंगे कि ऐसा
जब जल के अणु या पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट यहां समझ लो, ये एक चीज होता है भाई परासरण, समझ लीजिएगा, आगे आपके काम आने वाला है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से होने वाला विसरण, अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब कुछ ऐसी झिल्ली, एक झिल्ली होती है जिसे अर्धपारगम्य कहा जाता है। आपको बायोलॉजी में बार बार ये वर्ड मिलने वाला है, ठीक है, देखिएगा क्या होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी विशेष प्रकार की झिल्ली जो आर पार, कुछ ही पदार्थों को आर पार जाने देती है और कुछ ही पदार्थों को आर पार आने देती है। मतलब इससे कुछ गिने चुने ही पदार्थ अंदर जा सकते हैं और कुछ गिने चुने ही पदार्थ अंदर आ सकते हैं। इस झिल्ली को क्या बोला जाता है? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो आप कहेंगे कि अर्धपारगम्य झिल्ली से होने वाला विसरण, अर्धपारगम्य झिल्ली से होने वाला विसरण, विसरण तो आप समझ ही गए। तो यहां अगर मान लेते हैं यहां जल के अणु ज्यादा हैं और यहां जल के अणु क्या है भाई? कम है, तो यहां से अर्धपारगम्य झिल्ली से, अब अर्धपारगम्य झिल्ली से ये ध्यान दीजिएगा कि यहां क्या था? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति किया तो विसरण हो गया। लेकिन यहां क्या है? यहां पे कोई माध्यम नहीं था, लेकिन यहां पे क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली से जब जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होके आर पार जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? परासरण बोला जाता है। तो आप यूं कहें कि अर्धपारगम्य झिल्ली से होने वाला विसरण ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, परिवहन। परिवहन का मतलब किसी चीज को अपने साथ ले जाना। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको बताया कि हम लोगों में परिवहन का काम कौन करता है? खून करता है, रक्त करता है। कैसे करता है? आप खाना खाते हो, आपके वो बचपन वाली कहानी कि यहाँ चोट लगी है घुटनवा में, दवा खाया मुंह से तब वो ठीक आ गई, है ना? नहीं, बचपन में सिखाया जाता है चोट यहाँ ये अंगूठा में लगी है, दवा मुंह से खाया, यहाँ कैसे ठीक हो गई? तो कैसे ठीक हो गई? क्योंकि वहाँ ब्लड तो है ना भाई, खून है ना। तो खून क्या करता है? जब दवा के रूप में जो बैक्टीरिया आपके साथ, जो जीवाणु आपके साथ जाते हैं, वो क्या करते हैं? बाहर से गए बैक्टीरिया का क्या कर जाते हैं? भक्षण कर जाते हैं, जिसकी वजह से आप क्या हो जाते हो? ठीक हो जाते हो। समझ गए ना? तो हम लोगों में परिवहन का काम कौन करता है भाई? खून करता है या रक्त करता है। लेकिन वहीं पौधों की बात कर लें तो पौधों में कौन करता है बाबू? जाइलम। और कौन करता है? फ्लोएम करता है। और इसके बारे में मैं आप पीछे ही बताया हूं अभी कि जाइलम क्या काम करता है? खनिज लवण और जल को क्या करता है? पौधे की पत्ती तक पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या काम करता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन को पौधे के विभिन्न भाग में पहुंचाता है। अगला पॉइंट समझिए, उत्सर्जन। अपशिष्ट पदार्थों को, जब आप खाना खा लेते हो, जरूरी नहीं कि सारा खाना सही हो, या कुछ अपशिष्ट बच जाते हैं तो उन्हें शरीर से बाहर, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? उत्सर्जन। 3 पॉइंट यहाँ इसको समझो, एक होता है उत्सर्जन, एक होता है उत्सर्जी अंग। वे अंग जो उत्सर्जन में सहायता करते हैं, वे अंग जो उत्सर्जन में सहायता करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी अंग। जैसे हम बात कर ले आपका वृक्क, किडनी नहीं कहते हैं, वो तो कहानी सुने ही हो, किडनी तो किडनी बेचारे का गुर्दे वो खराब है कि नहीं? हाँ भाई ना, मैंने आपको बताया ना। तो वे अंग जो उत्सर्जन में सहायता करते हैं, आपका त्वचा भी एक उत्सर्जी अंग ही है ना, संवेदी भी है ना? ये क्या कर रहा है? उत्सर्जन में सहायता करता है। वे अंग जो उत्सर्जन में सहायता करते हैं वे क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी अंग। और उत्सर्जन में जो पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है उसे क्या बोला जाता है? उत्सर्जी पदार्थ। जैसे आपका पसीना, ये क्या है? एक उत्सर्जी पदार्थ है। वे पदार्थ जो शरीर से बाहर निकलते हैं, उत्सर्जन के दौरान जो पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। अब बस अब मनुष्य में पोषण मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक। इसको एकदम तैयार करके रखिए, जोरों से पढ़िए। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक।